नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र आर्य माँ संस्थान के द्वारा आयोजित होने वाले दैनिक चर्चा कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के कोटेशन पर चर्चा शुरू करने के पहले एक बार कोटेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर चर्चा शुरू करेंगे। पारदर्शक सूत्र भाग एक के अ, सूत्र संख्या 2801। इस कोटेशन में क्या कहा गया है मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर हम लोग इस कोटेशन पर चर्चा शुरू करेंगे। समाज में टकराव तथा वर्ग विद्वेष दूर करने हेतु समान नागरिक संहिता होना आवश्यक है। समान नागरिक संहिता तत्काल लागू कर देने से महिलाओं, आदिवासियों, हरिजनों, विकलांगों, गरीबों तथा वृद्धों पर बुरा असर पड़ सकता है। इस प्रभाव को ठीक करने के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं। महिलाओं को परिवार की संपत्ति में समान अधिकार देना, आदिवासियों, हरिजनों को श्रम मूल्य वृद्धि द्वारा, विकलांगों तथा वृद्धों को शासन के पास बची राशि सभी नागरिकों में समान रूप से बांटकर तथा ऐसे असहाय जो अकेले हों ऐसे लोगों के संपूर्ण भरण पोषण का दायित्व लेकर। दरअसल हम लोग यहाँ पे अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है वर्ग विद्वेष का। तमाम तरह के राजनेता अपनी राजनैतिक रोटी सेकने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए तमाम तरह के वर्ग निर्माण करते हैं और उन वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष पैदा कर वर्ग विद्वेष तक वो ले जाते हैं। वर्ग विद्वेष आज इतना भयानक रूप में हम सबके सामने है कि पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, यहाँ तक कि अकेला व्यक्ति भी इस वर्ग विद्वेष के द्वारा फैलाए गए विष से मुक्त नहीं है। जहां समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था आज अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, वहीं व्यक्ति भी आक्रोश और स्वार्थ में पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका है, या यह कह लीजिए अपने अस्तित्व तक को नकार रहा है। इन परिस्थितियों में वर्ग समन्वय कैसे हो, यह सोचना हम सभी का दायित्व बनता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इस बात की चिंता करे कि समाज में वर्ग समन्वय बना रहे और सभी लोग एक दूसरे के साथ सहकार और सहजीवन में ठीक से रह सके। ये ठीक से कैसे होगा? जब हमारे सामने हमारी राजनैतिक व्यवस्था, जिसे हम समझते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में असीम हस्तक्षेप के अधिकार भी प्राप्त हैं, ऐसी दशा में हम उसमें सुधार कैसे करें, यह हम सबके चिंता। आज इसी एक चिंता पर एक समाधान प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत कोटेशन के माध्यम से, कि समान नागरिक संहिता तो होनी ही चाहिए। यह बात अलग है कि कई बार हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा किया है कि व्यवस्था में समान नागरिक संहिता बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर इन परिस्थितियों में, जिनका इस कोटेशन में महिलाओं, आदिवासियों, हरिजनों, विकलांगों, गरीबों तथा वृद्धों की बात की गई है, उन पर कोई बुरा असर पड़ता है, तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे? और समाधान भी प्रस्तुत कोटेशन में जिस तरह से बताया गया है, मेरे समझ से वह किसी भी प्रकार के वर्ग निर्माण को हतोत्साहित ही करता है। वर्ग समन्वय की भावना, समाज के एक की भावना, इसको विस्तार देता है। महिलाओं को परिवार में संपत्ति में समान अधिकार हो, अर्थात ऐसे परिवार का निर्माण हो, परिवारों को यह अधिकार हो
या परिवार की परिभाषा इस तरीके से तय की जाए जिसके अंतर्गत संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्वों के आधार पर सहमत रहने वाले, एक साथ रहने वाले लोगों को हम परिवार कहें। संयुक्त संपत्ति संयुक्त उत्तरदायित्व में एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि सभी व्यक्तियों का उस संपत्ति में समान अधिकार है, किसी के लिए असुरक्षा की भावना नहीं रहती। एक व्यक्ति जो धन कमा के ला रहा है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह व्यक्ति भी जो उसके धन कमा के लाने के बाद सारा कार्य कर रहा है, यानी घर को संभालना, उसकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखना, उसके भोजन इत्यादि के, पोषण इत्यादि की, उसके मन का ध्यान रखने का जो काम कर रहा है, वह भी किसी भी प्रकार के संपत्ति के विवाद से और अपने असुरक्षित भविष्य से वह मुक्ति पा सकता है। यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, वृद्धों को, बीमारों को, विकलांगों को, सभी को समान रूप से और स्वाभिमान के साथ एक अपने महत्वपूर्ण भूमिका परिवार के एक अंग होने का एहसास दिलाते हुए यह व्यवस्था समाज में वर्ग समन्वय का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। जो दूसरी बात कही गई है श्रम शोषण को लेकर के कि आदिवासी और हरिजन, वास्तव में आज देखा जाए तो 99% से अधिक लोग इनके बीच से, या यह कह लीजिए, मैंने कुछ अतिशयोक्ति कर दी हो तो उसको कम कर देता हूं, 90% के लगभग ऐसे लोग हैं इन समूहों से जो श्रम पर जीवित है, जिनकी आजीविका का आधार एक बड़ा हिस्सा श्रम पर निर्भर करता है। कृत्रिम ऊर्जा के सस्ते होने और तमाम आरक्षण इत्यादि की प्रावधानों के कारण श्रम शोषण इनका एक भाग्य बनकर रह गया है वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगर श्रम मूल्य बढ़ा दिया जाए, श्रम मूल्य बढ़ाने के लिए जो जो उपाय हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किए हैं उस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत निगाह मारते हुए, थोड़ी बहुत दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ेंगे कि श्रम शोषण से मुक्ति कर दिया जाए, श्रम का एक मूल्य, ठीक मूल्य मिल जाए या श्रम को सम्मान मिल जाए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जो तीसरा बिंदु इसमें आया है वृद्धों और विकलांगों के संबंध में, आप इसमें मुनि जी ने बात ये जरूर कही है, वृद्धों और विकलांगों की चिंता है, लेकिन वहां पर भी समान नागरिक संहिता के अपने संकल्प से हम पीछे नहीं हटे। हम यह मानते हैं कि समान नागरिक संहिता प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान है, वर्ग समन्वय का एक बड़ा कारण है, या यह कह लीजिए एक बड़ा हेतु है। यहां पर भी जो इस कोटेशन में बात कही गई कि वृद्धों और विकलांगों को, सभी व्यक्ति, सिर्फ वृद्धों और विकलांगों को नहीं, सभी व्यक्तियों को द्वारा जो अतिरिक्त राशि इकट्ठा की गई है उस अतिरिक्त राशि में से जो भी पैसा बचता है वह समान रूप से सब में बांट दिया जाए, सब में समान रूप से बांट दिया जाए, तो सभी का सभी की एक आर्थिक स्थिति ठीक से रह सकती है, सभी का जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। एक और बात जो मुनि जी ने इसमें कही है उस पर भी एक बार सोचने की बात है कि जो व्यक्ति अकेला हो, असहाय हो, उसके संपूर्ण भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य उठाए। यहां पर कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि जब हम यह कह रहे हैं कि राज्य की जन कल्याणकारी भूमिका नहीं होनी चाहिए, फिर हम यह कैसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य उठाए। यहां यह समझने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति की भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य के पास दायित्व नहीं जा रहा है, ग्राम सभा के पास दायित्व जा रहा है। राज्य इतने बड़े स्तर पर पूरे देश के लिए भरण पोषण की जिम्मेदारी अगर उठाएगा तो वही सब होगा जैसा आज हो रहा है। विभिन्न
प्रकार के ब्लैकमेलर ग्रुप बनते चले जाएंगे और ये ब्लैकमेल करते रहेंगे। ग्राम सभा के स्तर पर उस व्यक्ति की संपत्ति जितना भी उसके हिस्से में है वह ग्राम सभा अपने पास रख लेगी और उस व्यक्ति के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी इस ग्राम सभा उठाएगी। यह वही व्यवस्था है जिसे हम यह कहते हैं, जिसे हमने अपने प्राचीन आर्ष ग्रंथों में पढ़ा है कि ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थियों के जीवन की पूरी जिम्मेदारी समाज पर निर्भर थी, गृहस्थ पर निर्भर थी। गृहस्थ ही उस आह, पूरी जिम्मेदारी उठाए। इन्हीं आधार पर आज के कोटेशन की जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैंने आप सबके सामने रख दी। अब हम लोग इस पर स्वस्थ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, इन विषयों के मंतव्य को समझने का प्रयास करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ग विद्वेष जिस समय समाज में पूरी मानवता को निगलने के लिए खड़ी है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है वर्ग समन्वय को बनाने के लिए या वर्ग समन्वय को स्थापित करने के लिए। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप में से कोई भी इस विषय पर अब अपनी बात रख सकता है। धन्यवाद। कोई भी भाई अपनी बात रखे इस विषय पर। मैं आपको इतनी जानकारी एक दे दूं कि मैं रामानुजगंज से एक हफ्ता रह करके उधर आज लौट कर रायपुर आ गया हूँ अभी। और इसके बाद फिर एक हफ्ते बाद को जाना है उदयपुर चित्तौड़गढ़, वहाँ स्पीच देने। ये आपको और नई जानकारी आपको दे दिया। मैं 27 को जाऊंगा, 27, 28, 29, माने 1 और 2, 27, 28, 1 और 2, 2 को शायद लौट के आ सकता हूँ या 3 को आ सकता है। ये मैं आपको नई बात एक बता दिया। चलिए आगे की चर्चा शुरू कीजिए। ज्ञानेंद्र जी, अ, देखिए, जो आज का जो कोटेशन है तो शायद मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, पर मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने इस कोटेशन को पढ़ा हो सकता है मिस कर दिया हो। तो ये प्रश्न मेरे भी दिमाग में कई बार आया कि हम कई बार बात करते हैं कि अचानक से ही किसी नियम को या किसी व्यवस्था को हम लागू कर दें, और जब अचानक से हम लागू करते हैं तो देखते हैं कि समाज में बड़ी विषमता है, चाहे वह जातीय हो, आर्थिक हो, या धार्मिक कट्टरता या मजहबी कट्टरता कहना उचित है, ये सब हम समाज में देखते हैं। पर मुझे लगता है कॉमन सिविल कोड बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो करता ही है। उसमें से चार पांच बातें आपने उसमें से जो मुख्य मुख्य विषय हैं वो तो रख दिए, लेकिन कॉमन सिविल कोड का विरोध कौन करते हैं? तो अगर हम देखा जाए तो मुसलमान तो एक तरफा विरोध करता ही है। हिंदुओं में भी जो कट्टरवादी संगठन हैं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं विचार करते हैं किसी दूसरे को जो है दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया जाए। तो वो कॉमन सिविल कोड की जगह हिंदू राष्ट्र की मांग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग धड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग बुद्धिमानी से विचार करें कि वर्तमान में हमें क्या मांग करनी चाहिए, जब आप सेकेंडरी सिटीजन बने रहते हैं तो सेकेंडरी क्लास सिटीजन से आप इक्वल सिटीजनशिप की बात ना करके सीधे सीधे ये कहें कि अब आप हमको प्राथमिक अधिकार दे दिए, हम शोषण करेंगे या हम दबाएंगे, तो ये स्थिति कुछ ठीक दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करके सुरक्षा की बात की जाती है कि हिंदू राष्ट्र में सब सुरक्षित हैं। हो सकता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी हो, लेकिन जैसे ही इसमें आप मांग करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप एक तरफ आप एक हो जाते हैं, बाकी आपकी तरफ पांच छह सात जो भी हैं वो हो जाएंगे। अर्थात हिंदू राष्ट्र की मांग करते साथ ही बौद्ध भी विरोध करेंगे, जैनी भी करेंगे, पारसी भी करेंगे, यहूदी भी करेंगे, और मुसलमान का तो तय है कि वो तो करेगा ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम एक तरफ एक बचेगा, दूसरी तरफ छह सात हो जाएंगे।
अच्छा यह है कि जो जो हिंदू हैं, जो कट्टरपंथी संगठन है, वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग ना करके कॉमन सिविल कोड की मांग करें। कम से कम हम ये मान करके चलते हैं कि अगर हम कॉमन सिविल कोड की मांग करते हैं तो अधिकांशतः बौद्ध तो सब समर्थन कर ही देंगे, जैनी समर्थन कर देंगे, पारसियों से, यहूदियों से, ईसाई भी समर्थन कर देंगे, मुझे लगता है लोकतांत्रिक होते हैं, सिखों से भी समर्थन कर मिल जाएगा। तो एक समुदाय बचेगा अकेला, केवल और केवल मुसलमान। मुसलमान कभी समर्थन नहीं करेगा। तो हम हिंदुओं के विरुद्ध छह को खड़ा करने की जगह ऐसा करें कि हम हिंदुओं के साथ पांच को जोड़ लें और मुसलमानों के विरुद्ध छह सात को खड़ा कर दें, तो वो अकेला बचेगा। तो इस तरह से हमें जो है कॉमन सिविल कोड को लागू करना हिंदू राष्ट्र की मांग करने की अपेक्षा अधिक सरल कार्य है। उत्तराखंड में लागू भी हुआ, कुछ कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है यही मांग होती कि नहीं, इसको हिंदू राज्य घोषित कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान तो विरोध कर ही रहा है, उसके साथ साथ कई लोग साथ में आ जाते। तो एक हमको कॉमन सिविल कोड का ये भी पक्ष जो है हमें दिखता है फायदेमंद, कि कॉमन सिविल कोड की मांग करते साथ ही जो है मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सब जो भी लोग हैं जो शांति प्रिय हैं, या जो ये मानते हैं कि सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, वो एकजुट होंगे। और कट्टरपंथी समूह जो है वह बिल्कुल अलग खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात आती है महिलाओं की। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जो संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिया गया, वो भी एक षड्यंत्र ही है। और यह कम्युनिस्टों का षड्यंत्र है, जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध जो है भड़का कर रखा, या फिर ये दिखाने का प्रयास किया कि अ, जो मतलब पुरुष है वो महिलाओं का प्रतिद्वंदी है, सहभागी नहीं है। तो यहाँ पर दो धड़े खड़े हो जाते हैं जो कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं। एक मुसलमान तो धार्मिक स्तर पर कर ही रहा है, जातीय विभाजन हो, क्षेत्रीय विभाजन हो, भाषा का विभाजन हो, ये मुसलमान नहीं कर रहा है, ये कम्युनिस्ट कर रहा है। अर्थात अब हमारे सामने दूसरी चुनौती खड़ी होती है कॉमन सिविल कोड के रास्ते में, वो हमें कम्युनिस्ट के रूप में दिखाई देती है। और दोनों आपस में ज्वाइंट होकर के जो है वो कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं। कोई दलितों को भड़काएगा कि दलितों का शोषण होगा, पिछड़ों का शोषण होगा, कोई महिलाओं को भड़काएगा। तो ये दोनों जो है वो संगठित हैं और इनका साथ मिल रहा है भारत में कांग्रेस को, तो ये तीन संगठित हो जाते हैं। अब इसके विरुद्ध जब हम अपनी व्यवस्था देखते हैं, जो कॉमन सिविल कोड की मांग कर रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, उधर से तोड़ने वाले हैं, हम एकजुट हो नहीं पा रहे हैं। तो हमको ये भी करना पड़ेगा कि कॉमन सिविल कोड की जब हम मांग तेज करें, तो हम उसमें हिंदू राष्ट्र की मांग या फिर किसी विशेष धर्म की को प्राथमिकता देना, या उसको और फर्स्ट सिटीजनशिप कहलाना, बाकी को सेकेंडरी सिटीजनशिप घोषित करना, ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो बाकी सारे हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। और अगर हम कॉमन सिविल कोड की मांग करते हैं तो अधिकांशतः जो लोग हैं वो हमारा समर्थन करेंगे। कई लोग जो है ऐसे भी होंगे जो मजबूरी में समर्थन करेंगे, करना ना चाहें। लेकिन समस्या यह है कि वो खुलकर कॉमन सिविल कोड का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि समान कानून की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। तो ऐसे में उनका भी समर्थन हमको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने की तुलना में अगर हम कॉमन सिविल कोड की मांग को बढ़ाएं तो बहुत अधिक समर्थन मिलेगा और ये लागू हो सकता है। जी धन्यवाद। बताएं, और कोई भाई बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, हमको तो ऐसा महसूस होता है कि जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड की मांग किया जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि भाजपा का दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन हो। क्योंकि न कोई हमसे पूछ रहा, न कोई सुनने वाला है, न जनता की किसी मांग से सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। न मस्त लोग जो है किसी मुद्दे पे एक साथ होने वाले हैं। अभी तक तो आजादी के बाद से ऐसा कभी इस देश में हुआ नहीं। तो ठीक है, दिमागी घोड़े दौड़ाना है तो दौड़ा लिया जाए। और हमें लगता है कि मुसलमानों को छोड़ के बाकी सब लोग कॉमन सिविल कोड के लिए राजी होंगे, या मुसलमान नहीं राजी होंगे, ये कोई बहुत पक्की बात नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में
मुसलमानों का भी बहुत विरोध नहीं है इस मामले में कि कॉमन सिविल कोड ना लागू, बल्कि किसी भी चीज में हमारे यहाँ से तो बाबरी मस्जिद के लिए भी मुसलमान नहीं खड़े हुए थे। लगभग 10 साल तक उनकी तरफ से कोई पैरवी ही नहीं की गई थी कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा जाए। लेकिन सरकारों को पब्लिक डोमेन में एक मुद्दा बनाना था, तो धीरे धीरे उसको मुद्दा बनाया गया और उस पे जो है एक मुद्दा हुआ बना। तो नए मुद्दे गढ़े जाते हैं सरकारों द्वारा, ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं और उस पे संघर्ष होते हैं, उस पे सत्ताएं बनती हैं। सत्ता का एक ही चरित्र है, शासन करना, और वो शासन करते हैं। बाकी जनता सत्ता से आयातित विचारों को, मुद्दों को अपने ऊपर ले लेती है और उन पे विचार मंथन करती है, उस पे क्रिया प्रतिक्रिया देती है, जिसको सरकारें चाहती हैं कि ऐसा हो, तो ऐसा होता भी है। धन्यवाद। ठीक बात। और कोई भाई अपनी बात रखे? हेलो। हाँ भाई सर। सभी साथियों का आज की इस बैठक में अभिवादन है। और आज का जो आदरणीय ज्ञानेंद्र जी ने विषय रखा है कि समान नागरिक संहिता जो है सो अगर लागू होता है तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप जो है हो जाएगा। और इससे जो प्रभावित महिलाएं हैं या आदिवासी हरिजन हैं या विकलांग हैं, वृद्ध हैं या असहाय हैं, अगर ये प्रभावित होते हैं तो इनका भी जो है कुछ ऐसी व्यवस्था हो या जो समाधान दिया गया है कि उससे जो है आपस में सारा समन्वय जो है सो बना रहेगा। तो सर्वप्रथम तो जो है तो आजादी के बाद जब से तंत्र प्रशासन में आया और स्वराज्य के जगह सुराज्य का व्यवस्था चला और समान नागरिक संहिता के विषय में किसी प्रकार का कोई संसद वगैरह में चिंतन मंथन नहीं हुआ, लागू करने का कोई चर्चा नहीं चला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने एजेंडा में 370 और राम मंदिर के साथ साथ समान नागरिक संहिता का भी एक अपने विचारधारा में सम्मिलित करके चला था, जो अभी जो है अब कुछ इसकी आवाज हम देख रहे हैं कि उठना शुरू हुआ है। और उत्तराखंड में जैसा भाई साहब ने बताया कि लागू भी हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे जो तंत्र में जो मार्गदर्शक और शासन में जो सम्मिलित लोग हैं जो शासन चला रहे हैं, उनको पहले इस चीज का डिफाइन करना चाहिए कि समान आचार संहिता और समान नागरिक संहिता है। इसको सब एक समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में समान आचार संहिता और समान नागरिक संहिता जो है वो अलग अलग चीज है। और जब हम इसको अलग अलग परिभाषित कर देते हैं
तो समान नागरिक संहिता की जो अन्य जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, संगठन से आने वाली समस्या है, वो अपने आप बहुत सा जो है वो समाप्त हो जाता है, वो नहीं आएगा। किसी को कोई पूजा पद्धति है, खान पान है, या वस्त्र का पहनन ओढ़न है, ये सारी चीजें अपना अपना रूप से सब कोई करेगा, उसमें किसी को क्या आपत्ति है। अब जहां पर है कि किसी भी समुदाय, संप्रदाय, जात को जहां विशेष अधिकार देने का बात आ जाता है, सब वोट की जो राजनीति है उसको सामने रखकर सरकार के साथ या किसी पार्टी के साथ ये आपस में एक संवाद के माध्यम से जो है ब्लैकमेल करना, या बात को रख करके हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको हमको ये विशेष अधिकार देना होगा, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, जात के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, तो वहां पर जो है कंट्रोवर्सी पैदा हो जाता है। लेकिन अगर कानून में, संविधान में अगर समान नागरिक संहिता चाहे संपत्ति के विषय में हो, या बंटवारा के विषय में हो, या शादी ब्याह और कई प्रकार की जो कानूनन रूप से जो है नागरिक के रूप में जो है, वैसे भी व्यक्ति जो है कानून के माध्यम से नागरिक होता है और व्यक्तिगत रूप में वो स्वतंत्र होता है, और व्यक्तिगत रूप में उसका मूल अधिकार जो है उसकी भी स्वतंत्रता है। लेकिन जब वो नागरिक के रूप में होता है तो उसमें जो है अगर समान नागरिक संहिता का बहुत सा जो भी आपने बताया व्यवस्था होगा, तो वो शांति व्यवस्था बनाने में बहुत ही जो है कारगर सिद्ध होगा। और हम देखते हैं कि अगर लोक स्वराज्य और आदर्श जो व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था की ओर जाएगा तो अपने आप जो है ये समस्या का समाधान निकलते चला जाएगा। और जहां तक हम देखते हैं कि आर्थिक जो असमानता है या बौद्धिक क्षमता के रूप में असमानता है, कई प्रकार की जो असमानताएं हैं, ये प्राकृतिक रूप से ही कोई समान नहीं होता है। तो जो असमानताएं होती हैं तो उसके आधार पर समन्वय या बैलेंस बनाने के लिए जो है वो सभी व्यक्ति या नागरिक को जो है ये अधिकार है कि उसकी आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान की भरपाई जो है होना चाहिए। और उसके लिए बौद्धिक रूप से जो भी है वो तो सक्षम हो जाते हैं, लेकिन श्रमिक रूप से जो है, चाहे वो श्रमिक हैं, किसान हैं, श्रमजीवी हैं, तो इनकी कैसी जैसे है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बने, ताकि इनका जीवन भी एक सामान्य स्तर से जी सके। तो अगर सरकार इन पर जो अप्रत्यक्ष रूप से कर है उससे इनको मुक्ति दिलाती है, और कई प्रकार की अगर इनको सरकारी रूप से जो प्रतिबंधित किया है उस सब में अगर फ्री दिया जाए तो उनका आर्थिक जो है आमदनी बढ़ेगा, तो ये खुद जैसे है कि सक्षम हो जाएंगे। और जो असहाय हैं या वृद्ध हैं, लाचार बेबस हैं,
तो भाई इनकी तो व्यवस्था जो है वो तंत्र के रूप में या समाज में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका सभी का उत्तरदायित्व तो बनता है कि इनको भी जो है जो भी आवश्यकता है जीने के लिए वो भरपाई होना चाहिए। तो मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा और साथी जो हैं और भी इसको अच्छा तरह से हम लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद। मंगला प्रसाद त्रिपाठी जी, आप अपनी बात कहें। धन्यवाद। नमो नमः। बहुत अच्छा। आज का जो विषय है समान नागरिक संहिता, बहुत ही उत्तम विषय है। इस पर चर्चा हो रही है, बड़ा अच्छा हमें लग रहा है। समान नागरिक संहिता पर मेरा जो विचार है कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्या है और समान नागरिक संहिता से फायदा क्या है। किसी भी देश की जो व्यवस्था होती है, ताकत होती है, वह अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक यदि उच्च दर में रहे तो उससे गरीबों का अतिशय लाभ होगा। जब धीमी अर्थव्यवस्था होती है तो पूंजीपतियों का लाभ बहुत अधिक होता है और जो तीव्र अर्थव्यवस्था होती है उसमें गरीबों का लाभ अधिक होता है। और तीव्र अर्थव्यवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है उसके लिए समान नागरिक संहिता अनिवार्य विषय है। इसमें कुछ विचारकों ने, दार्शनिकों ने अपना यह मत दिया कि समान नागरिक संहिता लागू होने से 1.5% या 2% आर्थिक विकास दर और अधिक बढ़ सकती है, जीडीपी लंबे समय तक के लिए। उसी तरह यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाए उससे भी 1.5% की जीडीपी वृद्धि संभव है। आरक्षण मुक्त भारत करने पर भी 1-2% जो है कि जीडीपी बढ़ सकती है। राष्ट्रभाषा बनाने पर भी जीडीपी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कट्टरता से रहित यदि देश बनाया जाए वह भी जो है कि जीडीपी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव होगा। हम उन स्थितियों को निराकरण करें जो हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बाधक हैं। यदि जीडीपी 8%, 9% तक के लिए यदि 10 सालों के लिए यदि हो जाती है तो देश में कोई गरीब नहीं रहता है। जैसे अभी कुंभ मेला लगा, दातुन बेचने वाला भी लखपति हो गया, क्योंकि जहाँ तीव्र विकास होता है वहां पर संपन्न लोगों के लिए अवसर कम हो जाता है, क्योंकि संपन्न लोगों को कार्य विस्तार करने के लिए उनको व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है तीव्र आर्थिक विकास में। उसमें श्रमिक को, गरीब को लाभ मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कि जो है कि वहाँ जो सफाई कर्मी हैं उनका सालाना पैकेज 1 करोड़ रुपए तक का है, बल्कि वहाँ डॉक्टर इंजीनियर का सालाना पैकेज उससे कम है। मैं समझता हूँ यदि जो समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है या विशेषकर मुस्लिम वर्ग की बात की जा रही है, वो सब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें उन सभी कारकों की तरफ बढ़ना चाहिए जो जीडीपी को लंबे समय तक जो है कि उच्च आर्थिक विकास दर को प्राप्त कर सके। उच्च आर्थिक विकास दर को प्राप्त करने के लिए यदि सबसे जरूरी यदि तत्व है वो है समान नागरिक संहिता को लागू करना। हमारे देश के नेता यह भ्रम पैदा कर दिए हैं कि जीडीपी जो है कि जीडीपी आर्थिक विकास दर से गरीबों का या ऐसा कुछ कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता न होने से देश का नुकसान होगा या क्षति होगी। एक प्रकार से ऐसा भ्रमात्मक वातावरण उत्पन्न कर दिए हैं जो कि एक बहुत ही भ्रम उत्पन्न करता है देश समाज में। इसको निराकरण करने के लिए जहां तक है अधिक से अधिक जो है कि विमर्श हो और समान नागरिक संहिता के लिए जितना ही शीघ्र से शीघ्र उचित कदम हो उसको उठाया जाए। धन्यवाद। नमो नारायण।
इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। और कोई भाई अपनी बात रखें? 1320 दादा। हाँ, दे दीजिए। जी, सभी साथियों के लिए नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अभी मंगला प्रसाद जी ने अपने हार्दिक विचार प्रकट किए बहुत अच्छी तरह से। समान नागरिक संहिता, यदि भारत में समान नागरिक संहिता लागू मतलब होने का सरकार विचार बना रही है, प्लान बना रही है, लेकिन इसका विरोध मुस्लिम वर्ग ही क्यों कर रहा है? क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से उन्हें स्वतंत्रता मिली हुई है। मतलब उन्होंने अपने नियम कानून ही कानूनों पर ही अपने नियम या कुरान या जो भी धर्म ग्रंथ है उनके उसी के आधार पर वो चल रहे हैं, जनसंख्या पैदा कर रहे हैं। अब यदि समान नागरिक संहिता सरकार लाती है तो उस पर नियंत्रण हो जाएगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सबसे मतलब नुकसान तो उनको रहेगा क्योंकि जनसंख्या कम होगी, हिंदुओं की जनसंख्या मतलब बढ़ेगी या बराबर रहेगी, ये उनको सबसे बड़ा खतरा है। उनका प्लान इस कानून को लागू होने से उनका प्लान मतलब यही है कि हम पर हमारी संतानों पर नियंत्रण होगा, हम जनसंख्या ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके मन में या दिल में जो है वो खतरा बना हुआ है। इसलिए एक प्रदेश में ही नहीं, मतलब भारत के सभी प्रदेशों में ये अपनी मीटिंग, आंदोलन, संगठन, धरना प्रदर्शन करते हैं। उत्तराखंड में तो सरकार ने लागू कर दिया है, वहाँ ये कम संख्या में है उत्तराखंड में, इसलिए ज्यादा आंदोलन, उपद्रव या प्रदर्शन नहीं करवा पाए। तो इस तरह से उत्तराखंड में जो लागू मतलब हुआ है कानून, इस तरह से धीरे धीरे भारत में जो भी स्टेट हैं अगर सभी प्रदेशों में लागू हो जाता है कानून, तो इससे सबसे बड़ा लाभ जो है वो हिंदू कौम को पहुंचेगा, हिंदू जनता को पहुंचेगा। क्योंकि मतलब सबके लिए समान कानून तो बनेगा, लेकिन उस पर जनसंख्या नियंत्रण में हिंदुओं की भी रहेगी। लेकिन अगर ये कानून नहीं बनता है तो जनसंख्या का विस्फोट जो है हिंदुओं से भी आगे कई वर्षों के बाद, 100 वर्ष बाद या 500 वर्ष बाद, इनकी दूसरे जो मजहबी हैं उनकी संख्या निकल जाएगी, जनसंख्या, उस पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। नियंत्रण तो सरकार प्लान बना रही है, अगर पूरे पूरे भारत में लागू हो जाती है तो इनकी मतलब जनसंख्या पर नियंत्रण अवश्य हो जाएगा। दूसरी बात, गरीब अमीर जो भी हैं भारत में, अगर ये कानून लागू होता है तो प्रदेशों में जो विकलांग हैं, मतलब या बुजुर्ग हैं, जिन निराश्रित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो राज्य सरकार का दायित्व तो बनता है भरण पोषण का। भरण पोषण व्यक्ति का, जो अकेला व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या बालक है, उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है, विज्ञानेंद्र जी ने बताया था, कि ग्राम सभा को दायित्व दिया जाए। ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, मतलब गांव स्तर पर अगर गांव में कोई व्यक्ति अकेला है, बुजुर्ग है या महिला है या विकलांग है या अंधा है या लूला लंगड़ा है, तो उसका भरण पोषण ग्राम सभा, गांव का जो प्रधान होता है, उसका कर्तव्य और दायित्व बनता है। ये सबसे अच्छा तरीका बताया। तो इस तरह से बात आती है हरिजन, आदिवासी, जो हमारे भारत में कुछ राज्य, स्टेट ऐसे हैं जहाँ मतलब आदिवासी लोग रहते हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां रहती हैं, जो हरिजन भी रहते हैं, जो मतलब केवल श्रम पर ही डिपेंड है, तो उनको भी मतलब ये कानून लागू हो जाता, तो कानून लागू हो जाएगा तो सरकार उनको आर्थिक लाभ पहुंचाएगी। भले ही वो अपनी मेहनत वो मजदूरी करके अपना पालन पोषण करें, अपने परिवार को पालें और स्वयं का पालन पोषण करें, उनको आर्थिक लाभ सरकार निश्चित रूप से देगी, तो वो भी परेशान नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये कानून अगर सारे भारत में लागू कर दे सरकार तो सबसे उत्तम रहेगा। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है
कई वर्ष तो कांग्रेस ने मतलब इनको, मुसलमानों को हर तरह से बढ़ावा दिया, चाहे स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक लाभ सबसे ज्यादा इस कौम को जो है कांग्रेस सरकार ने पहुंचाया। लेकिन अब बीजेपी सरकार में खुली छूट नहीं है इनके लिए। अब सरकार जो भी मतलब विकास कर रही है वो सबके लिए कर रही है, चाहे भारत के किसी भी राज्य में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी मतलब जो मतलब जहां केंद्र से शासन चलता है पूरे भारत में, तो हर राज्य को मदद दे रही है सरकार, चाहे वो आर्थिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी मतलब विभाग बने हुए हैं, सभी क्षेत्रों में सरकार मदद पहुंचा रही है। अगर गहराई से देखें तो हर तरह से पूरे भारत में जो निर्धन वर्ग है, जो मतलब सरकार की कैटेगरी में आता है, उसको राशन पानी सारी सुविधाएं मतलब सरकार निशुल्क दे रही है। तो धीरे धीरे मोदी जी विकास कर रहे हैं और हम आशा लगाए हुए बैठे हैं, सभी विचार मंथन कर रहे हैं, और ये विचार मंथन हमारा एक दिन निश्चित रूप से सफल होगा। और मोदी जी भी देश हित में, समाज हित में लगे हुए हैं। जो वो कानून बनाएंगे वो देश हित में, समाज हित में ही बनाएंगे, ऐसी हमें आशा है। बस ठीक। इतना ही बोलूं। धन्यवाद मदन आर्य जी। और कोई भाई अपनी बात रखें? मैं कुछ कहूं जी भाई साहब, जरूर। कि जो मौजूदा मौजूदा ढांचा है हमारी का सरकार का, व्यवस्था का, जो परिकल्पना है कि समान नागरिक संहिता बन जाए, और इस कोटेशन के मुताबिक इसमें कुछ लोग परेशान होंगे ऐसा लिखा है। अगर नागरिक संहिता बनती है तो एक उथल पुथल तो जरूर होगी, और हरिजन, विकलांग या इस तरह के लोग परेशान होंगे। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये कैसे परेशान होंगे, क्योंकि नागरिक संहिता बनने का मतलब तो ये है कि किसी वर्ग के पास कोई विशेषाधिकार बचेगा नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून बनेगा, तो समाज में एक रूपता आएगी। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, जो कोई मजबूर है, अपाहिज है, मंदबुद्धि है, उनके लिए कोई संरक्षण का, कोई इस प्रकार का कोई व्यवस्था के अंदर कोई ऐसी छोटी मोटी व्यवस्था बने, वो हो सकता है। लेकिन वे पूरे देश में गिने चुने लोग होंगे, ऐसे लाचार लोग जिनकी कोई मदद की जानी चाहिए। तो मैं तो समझता हूं कि जो अच्छे परिवार व्यवस्थाएं हैं आज की तारीख, जो अच्छे तरह का जीवन जी रहे हैं, गिनती के होंगे, 10-20 लाख निकल सकते हैं देश भर में, 1 आध करोड़ निकल सकते हैं, इससे ज्यादा तो शायद नहीं निकलेंगे। हाँ, करोड़ों लोग इसलिए मजबूर जरूर है, लाचार जरूर है, जिनकी आमदनी अच्छी खासी है, लेकिन उन्हें दिखाना यही है कि मैं बेचारा आदमी हूँ। आमदनी भी है और वो अपना अच्छा जीवन जी भी सकते हैं। नागरिक संहिता का तो मतलब यही है कि सबके लिए एक जैसा कानून बने, और जो व्यवस्था के अदल बदल से जो समस्याएं लोगों के सामने खड़ी होंगी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अब जहां तक शासन की बचे हुआ पैसा ऐसे लोगों में बांट देने की बात है जो लाचार है, कोशिश सरकार तो अब भी कहेगी, बहुत सारी पेंशन स्कीम और सहायता के वे मामले चलाए जा रहे हैं, तो सरकार के पास पर्याप्त बहाना रहेगा कि वो व्यवस्था तो अभी बनी हुई है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, लोकप्रिय सरकारें कभी भी मुनाफे का बजट अपना नहीं बनाती हैं, हमेशा घाटे का बजट बनाती हैं, और प्राय ऐसा जानबूझकर भी किया जाता है, क्योंकि सरकारों को जनहित का ऐसे रोग लगा हुआ होता है, लोकप्रियता पाने का, जनहित के बदले, कि उसे वो छोड़ ही नहीं पाते, तो वो घाटे का बजट बनाते हैं। घाटे का बजट बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं मानी जाती है। हाँ, घटिया राजनीति की पहचान ये जरूर मानी जाती है, क्योंकि
हमेशा लोकप्रिय जो योजनाएं होती हैं, जो जनहित की योजनाएं होती हैं, वे अनुत्पादक मामलों पर जनता का पैसा खर्च करती हैं वोट लेने के लिए। ये मुफ्त की रेवड़ी जितनी भी प्रकार की बढ़ती हैं, ये घाटे का बजट इन सब की देन है। इसका कोई जिक्र नहीं किया जाता। ये एक पक्ष है। लेकिन यहाँ बात तो नागरिक संहिता की हो रही है। नागरिक संहिता के मामले में मेरा तो ये मानना है कि जब किसी वर्ग विशेष की कोई पहचान ही शेष नहीं रहेगी, कुछ प्राकृतिक मजबूरियों को छोड़कर, अगर किसी आदमी के सामने है तो उस परिस्थिति के लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाई जा सकती है। अब क्या है, मान लिया आरक्षण आया था देश में, ये जो संवैधानिक आरक्षण है, इसका आधार जातीय जो अस्पृश्यता का मामला है, इसके उन्मूलन की बात नहीं थी, या इस तरह के जो सामाजिक बराबरी का कोई प्रयास ही नहीं किया इसने। अब तक भी यही समस्या है। अब तक भी यही समस्या है कि जो अस्पृश्यता है वो जो कि तू बनी हुई है। हाँ, ये वास्तविक रूप से आर्थिक उत्थान के लिए इसमें प्रयास जरूर किया गया, उससे भी उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और इतना लंबा समय बीत गया, करीब करीब 70 साल से ये व्यवस्था लागू है, स्थिति समाज की जस की तस बनी हुई है। तो ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा जिसका कोई ठीक परिणाम आता ही ना हो। इसमें ये अगर नागरिक संहिता आएगी तो आरक्षण का मामला खत्म होगा। अभी तक सरकार ये हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है कि वो ये कह सके कि नागरिक संहिता आएगी और उसका ऐसा कोई प्रारूप होगा। नागरिक संहिता जो अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, जो उत्तराखंड में बनी है, उसमें वही पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, शादी कैसे होगी, किसकी होगी, किस इस तरह के मामलों को लेकर ही नागरिक संहिता बनाई जा रही है। भाई अगर ऐसी नागरिक संहिता बनानी है तो फिर उसे नाम भी मत रखो, क्योंकि वो, और जैसी उत्तराखंड में नागरिक संहिता बनाई जा रही है, जितना मैंने अभी उसे थोड़ा बहुत समझा है 1-2 बार पढ़ करके, उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ क्लेश और पैदा हो जाएंगे समाज में। बेहतर है कि कोई अनुपयुक्त कानून ना बनाया जाए। अनुपयुक्त कानूनों का परिणाम तो हिंदुस्तान में वैसे ही झेल रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार जैसी समस्या आज मुंह फाड़े हुए खड़ी है, तो वो अच्छी व्यवस्था का परिणाम नहीं है, खराब व्यवस्था का दुष्परिणाम है। ऐसा ही होना था। अब अगर हम नागरिक संहिता का कानून भी लुंज पुंज बना देंगे तो कुछ दिनों बाद वो भी समस्याएं पैदा करेगा, और जब वो समस्याएं पैदा करेगा तो फिर हम नागरिक संहिता के कंसेप्ट को भी नकारने की बात कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो नेता कुछ भी कह देते हैं, उनके कहने की कोई सीमा थोड़ी है। तो ये कुछ मामले हैं, इन्हें कुछ हमें देखना चाहिए, और मेरे ख्याल में इन बुनियादी बातों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहता था। धन्यवाद नरेंद्र जी, बड़े महत्वपूर्ण विषय आपने उठाए। और कोई भाई कुछ कहना चाहे तो कहें। नरेंद्र जी की बात पर मैं हाँ कहिए। एक बात कहना चाह रहा था। वास्तव में भाई साहब, ये कोटेशन पढ़ते हुए जिस समय मुनि जी ने कहा था इसके चैप्टराइजेशन के लिए, हाँ मैंने 2 ही चैप्टर का इसमें चैप्टराइजेशन किया था। एक तो वैचारिक और दूसरा संवैधानिक। इस विषय पर चर्चा मतलब ये संवैधानिक, इस पर जब ये कोटेशन हमने पढ़ा था तो मैं वास्तव में इस पर लगभग 1 दिन तक सोचता रहा, 2 दिन तक सोचता रहा। और मैं इस पर क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि प्रसन्नचित्त हो जाना या चतुर, ये पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि किसी चतुर सुजान ने बहुत सोच समझ कर लिखा है। क्यों? कि समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और किसी के संरक्षण की चिंता कर रहे हैं। एक समाज में यह धारणा बनी हुई है कि समान नागरिक संहिता आएगी तो ऐसे लोग जिनको विशेष अनुकंपा की आवश्यकता होती है उनका क्या होगा। यानी महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, उनका क्या होगा। तो ये तो प्रश्न हर जगह खड़ा होगा जहां आप समान नागरिक संहिता की बात करेंगे। इसमें उसका समाधान दिया गया। और समाधान क्या दिया गया, आप ये देखिए कितने गजब की बात है इस कोटेशन में
कि समाधान क्या दिया गया कि सबको समान संपत्ति का अधिकार दे दिया जाए, परिवार में सबको समानता के साथ अधिकार दे दिया जाए। मतलब वहां भी बात समानता की ही हो रही है, किसी विशेष प्रावधान की बात हो ही नहीं रही। जो दूसरा समाधान मुनि जी ने बताया कि श्रम मूल्य वृद्धि कर दी जाए, वह एक चीज दिखती है कि हम कुछ विशेष कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर गहराई से देखा जाए तो हम जो वर्तमान व्यवस्था की खामियां हैं उन खामियों से निकालने की बात कर रहे हैं, और समानता की बात वहां भी आ रही है, क्योंकि बुद्धि, पूंजी और श्रम, इन तीनों को लगभग हम बराबर करने की बात कर रहे हैं, किसी को विशेष प्रावधान देने की बात नहीं हो रही। ऐसा है। दूसरा उपाय बताया, मैं- मतलब जो कर के अलावा इकट्ठा हुई राशि है उसको समान रूप से बांट दिया जाए। उसमें भी ये नहीं कहा गया कि वृद्धों और विकलांगों को दिया जाए, ये कहा गया सबको दिया जाए। तो विशेष की चिंता करके भी विशेषता का अधिकार ना देना, ये इस कोटेशन की सबसे बड़ी सुंदरता है। ऐसा ऐसा है ज्ञानेंद्र जी, मैं दो बात कहना चाहता हूं अब अगर समय हो। जी। पहली बात तो ये नागरिक संहिता का मतलब है विशेष परिस्थितियों का समाज में विशेष लोगों के विशेष अधिकारों का उन्मूलन, और जो बिल्कुल निसहाय है उनके लिए कोई प्रावधान किया जाए। ये समान नागरिक संहिता के पैरेलल एक अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नहीं तो समस्याएं वैसी ही सामने होंगी जैसी अब है। दूसरी बात यह है कि मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि आपने भी बजरंग मुनि का ये पूरा लेख पढ़ा है और मैंने भी पढ़ाई है। हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं बात सुन रहा था पवन जय जी की। अगर पवन जय जी इस पूरे मामले को समझ लेंगे 2 दिन मुनि जी के पास बैठ करके, तो वो भी फिर मेरी और आपकी तरह से सवाल नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है ना? ये उलझा देती है ये बात, पवन जो जी। ये कुटेशन है। जी जी जी। हाँ, जो ये कुटेशन है ये उलझा देती है थोड़ा सा बात। और जब तक नागरिक संहिता का ध्येय एक ना होगा, सबके लिए एक जैसा कानून, विशेष सुविधा की स्थिति किसी के लिए नहीं होगी, केवल निसहाय को छोड़कर। जी निसहाय कौन है? ये समाज को तय करना है, सरकार को नहीं। जी। ये तब की स्थिति है। और अगर कहीं भी आपने तय कर लिया कि ये है, ये महिला है इसलिए इसे अधिकार मिलना चाहिए, इसे विशेष अधिकार मिलना चाहिए, समस्या पैदा हो गई है साहब, आपका पूरा का पूरा ड्राफ्ट रद्दी हो गया है, पूरा का पूरा संविधान खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं अपनी बात थोड़ी सी आपको समझाऊं इस पर। जी क्योंकि नरेंद्र जी ने कहा है कि भाई मुनि जी के साथ बैठ के बातचीत हो जाए, तो आज तो मैं उपलब्ध हूँ ही। जी बिल्कुल। देखिए, यह बात सही है कि समान नागरिक संहिता अब एक इस कोटेशन में ज्ञानेंद्र जी भूल गए पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता नहीं है, नागरिक संहिता समान है। इसका मतलब देखिए, एक जगह लिखा हुआ है नागरिक संहिता समान, और दूसरे जगह लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता। आदर्श स्थिति में मुसलमान समान नागरिक संहिता का विरोध करता है, नागरिक संहिता समान का विरोध नहीं करेगा मुसलमान। मतलब नागरिक संहिता समान का मतलब क्या है? जितने विशेष अधिकार बनाए गए हैं किसी के भी, उन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए, कोई कानून मत बनाइए, नया कानून आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप जब हिंदू कोड बिल समाप्त करेंगे तो मुसलमान किसी तरह से विरोध कर नहीं पाएगा। आप महिलाओं के विशेषाधिकार समाप्त करेंगे तो महिलाएं विरोध करेंगी, लेकिन वो तो आपको उन्होंने बता दिया कि भाई जब संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल जाएगा, महिलाएं विरोध नहीं कर पाएंगी।
एक बहुत खास चर्चा में आप बात आई विकलांगों की। तो आप ये बताइए कि भारत में ऐसे कितने विकलांग होंगे, विकलांग जो निराश्रित होंगे। मेरे हिसाब से बहुत कम, गिने चुने लोग केवल। मतलब कुल विकलांग अगर भारत में हम मान लें कि 50 लाख होंगे, एक एक अनुमान, 50 लाख में 1-2 लाख ही विकलांग निराश्रित होंगे। क्योंकि कोई विकलांग मेरे परिवार में भी हो सकता है, पैर कट गया, हाथ कट गया, आंख अंधा हो गया, विकलांग तो हो गया लेकिन निराश्रित नहीं है वो। तो हमको कोई विशेष विकलांगों के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे विकलांग बहुत कम होंगे जो किसी परिवार में नहीं है। फिर एक बात और इस कोटेशन में है, ज्ञानेंद्र जी ने बताया भी है कि वह विकलांग या कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है, अकेला तो रह नहीं सकता, लेकिन अगर कोई अकेला है तो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। और ग्राम सभा उसकी संपत्ति अपने पास रिजर्व कर लेगी और ग्राम सभा उसके खाने पीने की व्यवस्था कर देगी। तो फिर विकलांग आपके पास बचेगा कौन? या तो विकलांग अपनी संपत्ति लेके आएगा, और जब संपत्ति नहीं होगी तो उसको आखिर भोजन की व्यवस्था तो समाज करता ही है, करेगा ही। उसके खाने पीने की व्यवस्था ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं। ये महत्वपूर्ण बात यह है। तो समाज उसकी चिंता करेगा। इसका मतलब है कि इस बात को नरेंद्र जी समझिए कि ये कोई कानून नहीं बना रहे हैं हम लोग कि उसकी सारी व्यवस्था करेंगे। ये तो समाज समाज करेगा, समाज करता है, करेगा। इसमें कोई मैंने विशेष प्रश्न नहीं है। अब एक प्रश्न ये जरूर खड़ा होता है कि भाई वर्तमान समय में महिलाएं भी विरोध करेंगी, आदिवासी भी विरोध करेंगे, दलित भी विरोध करेंगे, विकलांग तो नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। ये तीनों विरोध करेंगे आपका। तो इस विरोध को टालने के लिए एक समान नागरिक संहिता या नागरिक संहिता समान में एक बदलाव का जो सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है कि कोई फर्क महिला पुरुष में रहेगा ही नहीं। परिवार की संपत्ति में सबका बराबर का हिस्सा होगा। झगड़ा ही खत्म है। फिर अगर कोई विकलांग भी होगा तो परिवार की संपत्ति में तो उसका बराबर का हिस्सा होगा ही। अब प्रश्न उठा आदिवासी और दलित का विरोध। तो उसका ज्ञानेंद्र जी शब्द गड़बड़ बता गए, वो आप याद रखिएगा भविष्य में। श्रम मूल्य बढ़ाया नहीं जाएगा, श्रम मूल्य बढ़ने दिया जाएगा। जो वर्तमान में सरकार ने श्रम मूल्य को रोक कर रखा है, उस रुकावट को समाप्त कर देंगे, श्रम मूल्य बढ़ने देंगे। जब पृथ्वी ऊर्जा का मूल्य बढ़ेगा तो श्रम का मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। और श्रम का के आदिवासी और दलित
इनमें 90% श्रमिक हैं, 90% हैं, मेरा देखा हुआ है ये अगर श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा तो ये अपने आप कुछ मांग ही नहीं करेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, ये इसका समाधान है। लेकिन आदर्श स्थिति में हम लोग को हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करना चाहिए, हम लोग को मांग करना चाहिए कॉमन सिविल कोड। और कॉमन सिविल कोड भी अगर हम लोग सिविल कोड कॉमन के अगर पक्ष में जनमत जागृत करें तो हो सकता है कि विरोध और कम हो। यह बात सही है कि लोकप्रिय सरकारें कॉमन सिविल कोड लागू करने से डरती हैं विरोध को देख करके। इसलिए अभी जो उत्तराखंड में कानून बना है वो सिर्फ आंशिक रूप से मुसलमानों को ही टच करते हुए बनाया गया है, बाकी आदिवासियों को, दलितों को, महिलाओं को अभी कहीं टच नहीं किए हैं। क्योंकि भाई सरकारें सरकारें तो इतनी मजबूत है नहीं कि वे कोई बदलाव कर सके। हम लोग ही बैठ करके, जैसा पवनजय जी ने बताया भी कि भाई हम लोग अपना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, लेकिन एक बात हम पवनजय जी को ये बता दें कि हम ही लोग कोई बदलाव कर पाएंगे, बाकी कहीं से आपको कहीं कोई जगह नहीं है। कर पाएंगे बदलाव तो हम ही लोग कर पाएंगे, क्योंकि कहीं कोई इतना सामाजिक व्यवस्था पर इतनी गहराई से ना किसी को समय है, ना उसको कोई इसमें रुचि है। समय भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, तो हम ही लोग कर पाएंगे। ये जरूर है कि भाई कब होगा, कितने वर्षों में होगा, बदलाव क्या होगा, वो सब नेपथ्य में है। तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। तो आदर्श स्थिति में कॉमन सिविल कोड नहीं बनना चाहिए, सिविल कोड कॉमन होना चाहिए। मतलब जो अनकॉमन सिविल कोड बने हुए हैं, अनकॉमन, उनको समाप्त कर दीजिए। कानून मत बनाइए, कानूनों को कम कर दीजिए, हटाइए आदर्श स्थिति में। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में चलना है तो भाई जैसा उत्तराखंड में हुआ है उस तरह का हम लोग समर्थन करते चलें। वर्तमान स्थिति में एकाएक कोई कुछ तो होगा नहीं, तो हमें आदर्श स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए और वर्तमान स्थिति में जो भी सुधार के कार्य होते हैं उन सुधार के कार्यों का हम लोग बाहर से समर्थन करते रहें, इतना ही हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे फिर और इस बात पर आगे चर्चा होगी और आगे बात बढ़ेगी। बाबा जी वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। बाबा जी ये समान नागरिक संहिता और नागरिक संहिता समान को अलग अलग कैसे समझाया जाएगा? हाँ, तो बस शब्द से नागरिक संहिता समान का मतलब ये है कि हम कोई समान नागरिक संहिता नहीं बनाएंगे। जो वर्तमान में विशेष कानून बने हुए हैं, आदिवासियों का अलग कानून, दलितों का अलग कानून, महिलाओं का अलग कानून, अल्पसंख्यकों का अलग कानून, ये सारे कानून, हिंदुओं का अलग कानून, इन कानूनों को हटा देंगे बस आदर्श स्थिति में। लेकिन अब वर्तमान में विवाद नहीं पैदा कर रहे हैं। अरे वर्तमान में इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि नागरिक संहिता समान।
और उसके बाद फिर लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता। मतलब नागरिक संहिता समान, ये आदर्श स्थिति है, हम लोगों की चर्चा तक सीमित है। और चूंकि शब्द पॉपुलर हो गया है समान नागरिक संहिता, इसलिए उसी में समान नागरिक संहिता भी लिखा हुआ है। और बताइए अब आप लोग। किसी को कुछ कहना हो तो कह दें, नहीं तो फिर हम लोग प्रश्नकाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्नकाल में कथन लेने से प्रश्न बिगड़ जाता है, प्रश्न का उत्तर ठीक से मिल नहीं पाता। तो बेहतर होगा कि हम लोग अपनी बात उसके पहले समाप्त कर लें। वो समान आचार संहिता के बारे में और बताइए। समान आचार संहिता, हाँ समान आचार संहिता और समान नागरिक संहिता, समान जी आचार संहिता होने ही नहीं चाहिए आदर्श स्थिति में। मतलब जो उत्तराखंड में कानून बना है उस कानून की भी कोई जरूरत नहीं है। आप आचार संहिता बनाने वाले कौन होते हैं भाई? जब प्रत्येक व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में बाधक कानून बनाना उचित नहीं है। ये है समान आचार संहिता। तो समान आचार संहिता बनाने की जरूरत नहीं है। फिर से पूछिएगा अगर कोई बात हो तो। लेकिन मैं आदर्श स्थिति बता रहा हूं, और व्यावहारिक स्थिति तो जैसे बन रहा है ठीक है। ठीक है। प्रश्नोत्तर भी शुरू कर दीजिए आप। जी जी, प्रश्नोत्तर ले लें। एक काम और करिएगा ज्ञानेंद्र जी, जी बाबा। कुछ कमल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, अगर विषय से हट करके भी कोई बात कहनी होगी तो हम लोग उनको टाइम देंगे। जी 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 बाबा। मेरा एक प्रश्न था ब्रिजेश जी से। हाँ, ब्रिजेश जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, मैं उस पर थोड़ा सा समझना चाह रहा था। एक तो उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, मेरी जानकारी में ये है कि हरिद्वार और ऋषिकेश दो शहर ऐसे थे जिसमें अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई मुसलमान नहीं बस सकता, वहां हिंदू ही बसेगा। आज उस उत्तराखंड में हम समान नागरिक संहिता ला करके और ये अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं कि नहीं चलिए ठीक है। तो क्या हम इसे क्या कहें कि जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उसमें घुसने का अवसर दिया गया, या ये कह लें कि हमने आदर्शवाद के चक्कर में एक ऐसे समुदाय को घुसा दिया जहां पे कि आज स्थिति वो खराब कर सकते हैं। एक प्रश्न इसी के साथ और था कि समान नागरिक संहिता के संबंध में चर्चा करने के लिए हम उन्हीं जातियों के या धर्मों के दलाल के पास जाएं जिनसे वास्तव में बचाने के लिए हम नागरिक संहिता लागू करना चाह रहे हैं। अगर हमें अलग अलग धर्मों से, अलग अलग समूहों से जो बने हुए हैं उन्हीं से बात करके यह लागू कराना है, तो फिर इसको लागू कराने का मंतव्य रह नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। विजय जी कुछ इन दोनों मुद्दों पर कुछ बात रखे। तो एक तीसरा प्रश्न उन्होंने और शब्द इस्तेमाल किया था, इको सिटीजनशिप। उस पर भी मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, ये है क्या? नहीं, इक्वल सिटीजनशिप। हाँ। इक्वल सिटीजनशिप राइट्स बेसिकली वही है, सबके लिए समान कानून हो, सबके लिए समान अधिकार हो, इक्वल राइट्स हो। अच्छा, हरिद्वार ऋषिकेश की बात है तो हरिद्वार और ऋषिकेश में मुझे जानकारी नहीं है कि मुसलमान प्रतिबंधित हैं अंग्रेजों के समय में। मुझे ये जानकारी है कि ऋषिकेश क्षेत्र में एक भी मस्जिद और एक भी चर्च नहीं है अब तक। ये दोनों प्रतिबंधित हैं, यहाँ बने नहीं हैं। और हरिद्वार में तो खैर मैं देख रहा हूँ स्थितियां
पलट गई हैं। हरिद्वार में तो आसपास के क्षेत्रों में बने हुए हैं। ऋषिकेश के भी आसपास के क्षेत्रों में बाहरी साइड में अगर आप देखेंगे तो बाहरी साइड में क्षेत्रों में मुसलमान हैं, बसे हुए भी हैं। और ऋषिकेश में शराब और मांस ये दोनों भी प्रतिबंधित हैं कहने के लिए। लेकिन जैसे ही आप 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर जाते हैं, मार्केट से जैसे ही बाहर आते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जगह जगह मजारे भी मिल जाएंगी, लोगों को घरों में बनी हुई मजारे मिल जाएंगी, हिंदुओं के घरों में बनी हुई मजारे मिलेंगी। तो यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन डेमोग्राफी जो है यहाँ की धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। मैं जहां से रहता हूं, मेरे घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से आईडीपीएल क्षेत्र है। वहां पर कम्युनिटी हॉल है और वहां पर जो है शुक्रवार को मुसलमानों की नमाज जो है होती है, और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में मुसलमान वहां आते हैं। फिलहाल तो उस क्षेत्र को बंद कर दिया गया है क्योंकि वो फैक्ट्री बंद हो गई और वो पूरा एरिया उसी में था। तो धीरे धीरे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और यहाँ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुसलमान आ रहा है या हिंदू है या किस जाति का है, किस धर्म का है। व्यापार से लेकर रोजगार तक में सब कोई सम्मिलित है। हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में 2013 में मुझे विजिट करने का मौका मिला था। हर की पौड़ी से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर अंदर जंगल में देखा हमने। वहां पर सरकार ने पूरा का पूरा एक शहर बसाया बसाया हुआ है, वो केवल और केवल मुसलमानों का ही है। वहां पर पेड़ों को काट करके, अंदर पूरा जंगल था, लगभग 10-20 किलोमीटर का इलाका, सारे पेड़ साफ करके मुसलमानों के लिए अलग से बस्ती बसाई गई है। मुझे लगता है शायद जो सहारनपुर जो दंगे हुए होंगे उसके बाद जो माइग्रेट हुए थे, वहां ला करके उनको बसा दिया गया है। तो धीरे धीरे अगर आप हरिद्वार भी चारों तरफ से देखेंगे तो हरिद्वार भी घिरता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर आपराधिक मामलों में इनकी संख्या, छेड़छाड़ के मामलों में संख्या, चेन स्नेचिंग के मामलों में संख्या, वो बड़ी दिखाई देती है। तो ये चिंता का जो है विषय बन जाता है और इसका लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन मुसलमान और ईसाई प्रतिबंधित हैं ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। हाँ, ये है कि चर्च और मस्जिद प्रतिबंधित है, अभी तक ऐसा नहीं बना है। दूसरा, आपने जो कहा कि हम समस्याओं के समाधान के लिए उन्हीं के पास जाएं जिन्होंने समस्याएं पैदा करी हैं, या फिर जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वर्ग संघर्ष फैला रहे हैं, तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग तो सामाजिक जन जागृति ही करेंगे। सत्ता और समाज के संघर्ष में अगर हम सत्ताओं की गोद में बैठ जाएंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी जो अन्ना हजारे की हो गई। उसके आंदोलन से फिर एक पार्टी निकली, कहीं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से एक पार्टी निकली, फिर अब गांधी के उससे देखते हैं कांग्रेस मजबूत हो गई। तो अगर हमने सत्ताओं का साथ लिया तो इस बात की संभावना पूरी बन जाती है कि कोई एक नया दल खड़ा हो जाएगा जो अपने लाभ के लिए होगा। तो हम सत्ताओं की गोद में ना बैठे, सत्ताओं की तरफ से बात ना करें। अगर हम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या समाज की तरफ से बात रख रहे हैं तो हमारा यही दायित्व है कि हम समाज में ही जन जागृति करें और समाज इसकी आवाज उठाए। राज्य से अपेक्षा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और जो तीसरी बात आपने कही, तो वो मैंने इको राइट्स नहीं, इक्वल राइट्स सिटीजनशिप कहा था, वो तो आई थिंक क्लियर है। ठीक है। क्लियर क्लियर। और किसी भाई का कोई प्रश्न किसी से? मेरा एक प्रश्न है, कल भी मैं पूछना चाह रहा था, मेरे दिमाग से मिस हो गया। मेरा प्रश्न यह है कि कोई बात ऐसी है जो विधि में नहीं लिखी है, संविधान में नहीं लिखी है, लेकिन वह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाती है। आज के कोटेशन से थोड़ा सा हट जाएगा ये सवाल, लेकिन वह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जा रही है, तो क्या उसे निषिद्ध मानना चाहिए या नहीं? जैसे कोई उदाहरण दे के बताइए तब एक आध बात। बाबूजी, जैसे मैंने जब पढ़ा तो मैंने मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का देखा, तो इन दोनों का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं आया है कि कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, यानी मंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जो संविधान है वह तंत्र के ऊपर काम कर रहा है और तंत्र ने मंत्रिमंडल का निर्माण कर दिया। तो जब जब यह विधि में दिया नहीं है लेकिन विधि की मूल भावना के विरुद्ध है, जो ये कहती है कि कोई भी किसी दूसरे के ऊपर शासन नहीं कर सकता है, तो इस परिस्थिति में क्या इसे निषिद्ध माना जाए या ना माना जाए? नहीं, आप एक बात बताइए कि संविधान में आप जो बता रहे हैं ना कि मंत्रिपरिषद का कोई उल्लेख नहीं है, तो मंत्रिपरिषद का तो उल्लेख है मूल संविधान में। मूल संविधान में यह है कि एक प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे और उनका मंत्रिमंडल होगा।
अब वो कितना बड़ा होगा ये सब उसमें नहीं है। तो मंत्रिमंडल की बात तो है। ये जरूर है कि राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है संविधान में। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, सबसे बड़ी, कि संविधान में यह एक लाइन जोड़ दी गई कि वो जब चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो अगर वो सारा संशोधन कर दें तो आप क्या कर लीजिएगा। अगर उन्होंने मंत्रिपरिषद बनाने का संशोधन कर लिया संविधान में, उन्होंने दलगत राजनीति, देखिए भारतीय संविधान में साफ लिखा हुआ है कि संसद के अंदर वाक स्वातंत्र्य होगा, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने से नहीं रोका जाएगा, ये तो लिखा हुआ है। और इन लोगों ने संशोधन कर दिया बाद में कि रोका जा सकता है। तो अब हम संशोधन किए हुए को माने कि मूल संविधान को माने, ये सारा झगड़ा है। ये संशोधन हुआ है शायद 85 में, 85 या 87 में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है कि सांसद को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने से रोका जा सकता है। बाबूजी, यहीं पर यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मूल भावना तो ये कहती है कि तीनों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और जैसे ही आप जो है मंत्रिमंडल उसके ऊपर बैठा देते हैं तो उस समानता का उल्लंघन हो गया। तो जो निषेध नहीं है किंतु दिया भी नहीं है। ये तो विषय अलग है वैसे, लेकिन मूल बात तो ये है कि ये तो जब उन्हीं को सारा अधिकार प्राप्त है, अगर संविधान को जेल में रख करके और आप उसका जो चाहे उपयोग करिए तो इसमें कौन रोकेगा। ये मोटी मोटी बात तो ये है जी, जितना संविधान में डाला गया है ये सब एक तरह से अवैध संतान है सरकार की, तंत्र की अवैध संतान। क्योंकि जेल में किसी महिला को बंद करके और आप उस महिला से चाहे जितने बच्चे पैदा करते जाइए, कौन रोक रहा है आपको। चलिए, और कोई बात किसी को पूछनी हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करेंगे। कमल सिंह जी, कोई बात आप कहना चाहें किसी विषय पर, कुछ भी? क्योंकि बहुत दिनों के बाद कमल सिंह जी से प्रत्यक्ष चर्चा हो पा रही है। मैं कई बार इनके यहाँ गया हूँ, वहाँ उज्जैन के पास जहाँ ये रहते हैं, वहाँ मैं 1-2 बार इनके गांव में गया हूँ और बहुत गंभीर हैं इस मामले में। बताइए ज्ञानेंद्र जी, और किसी को कोई बात कहनी पूछनी है? अर्जुन सिंह पाल, अगर कुछ कहना हो बताइए। जी बाबा को प्रणाम। प्रणाम भाई। आप अपना परिचय तो बताइए। और सभी साथियों को भी मेरा प्रणाम। जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह पाल है, उत्तर प्रदेश में जिला बदायूं से हूँ मैं। जिला बदायूं? हाँ, आचार्य सुनील देव जी मेरे मित्र हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो कई बार परिचर्चा में शामिल हुआ हूँ, लेकिन बता नहीं हूँ, सुनता रहता हूँ। कोई बात पूछना हो, कहना हो आपको तो मैं बताइएगा। तो बस शॉर्ट में, समय काफी हो चुका है, मैं ये पूछना चाह रहा था, या मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, वो ये है कि जैसे अभी बात चल रही थी समान नागरिक संहिता की, साथ ही बात चल रही थी कि स्त्रियों को संपत्ति में समान रूप से अधिकार दे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं परिवार में और विखंडन जैसी स्थिति आ सकती है। और जैसे स्त्री की बात करें तो जो किसी पिता की बेटी होगी, वो शादी होके विवाह करके वो चली जाएगी, तो वो जो उसकी स्थायी संपत्ति है
अचल संपत्ति है तो उसका वो या तो उसको सेल आउट कर देगी, बेच देगी, या फिर ये है कि उसको लीज पर वहीं पर छोड़ दिया जाए, तो उसके भाई या परिवार के दूसरे सदस्य अगर उस जमीन का मतलब उसमें खेती बाड़ी करते हैं तो हर वर्ष उसको मतलब जो भी निर्धारित रहेगा वो उसको देंगे। एक तो अभी वर्तमान में क्या है कि वो जैसे तैसे एक बार व्यवस्था करके और उसका विवाह संपन्न करके एक अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं कि उनकी लगभग पूर्ण हो गई है। लेकिन वो तो हर साल एक प्रकार का उनको जो कि आदत पड़ी हुई है समाज की कि मतलब वो बेटों का ही अधिकार रहता है संपत्ति पर, तो उनको तो ये एक प्रकार का टैक्स सब प्रतीत होगा मतलब। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन दोनों में जो है अच्छे संबंध की कमी आएगी मतलब जो है। हो सकता है ऐसा ना भी हो, इस पर आपके क्या विचार है? ठीक है, इस पर ज्ञानेंद्र जी आपको बता देंगे इसे। अर्जुन जी भाई साहब, ये वास्तव में जो समस्या आप कह रहे हैं, ये समस्या तो वर्तमान में है। अब बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार दे दिया गया है मायके की, और ससुराल में उनका जो नैसर्गिक अधिकार है उसको भी तमाम तरीके से रोकने का प्रयास किया गया है। हम किसी समान अधिकार की अगर बात कर रहे हैं, समान संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो इस थ्योरम के आधार पे दहेज उसका हिस्सा ही है। और जी दहेज मांगना या उसकी बढ़ाने की मांग करना या उसको कम करने की जुगाड़ लगाना, ये सब बंद हो जाएगा अगर समान नागरिक से मतलब समान संपत्ति का अधिकार लागू हो जाता है सब पे, संयुक्त संपत्ति का। और इस पर अर्जुन जी भाई साहब हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। फिर किसी दिन परिवार के विषय पर जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर जी विस्तार से बातें आ जाएंगी। ये बिल्कुल वैज्ञानिक और मैं समझता हूं कि बहुत ही व्यवहारिक तरीका जो मुनि जी ने सोचा है संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व का, वह अपराध नियंत्रण के साथ में सामाजिक असमानता को भी दूर करने का एक बड़ा माध्यम हो सकता है। थोड़ा सा आप और गहराई से विचार करेंगे तो ठीक है। हम लोग फिर जुड़ेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा आएगी, जरूर आएगी। और इनको इस विषय पर सुनील देव जी भी बहुत कुछ समझा सकते हैं। हाँ, सुनील देव जी भी इसको अच्छे से समझते हैं। हाँ, ये इस विषय पर पूरी चर्चा हो चुकी है। जी, ये फिर बीच में आएगा ही विषय, क्योंकि घूम फिर के विषय तो आता ही रहता है तो दो चार 10 विषय ही। बदलते ही रहता है। हाँ, लेकिन वो आ ही जाता है किसी न किसी माध्यम से। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, तो हम लोग ले सकते हैं, 5-7 मिनट बचे हैं। चलिए समाप्त कर सकते हैं हम। ठीक, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कल फिर नए विषय के साथ हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद।